हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ रहे थे प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत, इसमें हम लोगों ने हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर ली थी। आशा करता हूं कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज का जो टॉपिक है वो हम लोग सीखने वाले हैं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। और आपको बताते चलें कि ये अपवर्तन की व्याख्या करने के बाद इसमें के सभी न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग सेशन में शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। हमें आज क्या पढ़ना है, तो अपना जो टॉपिक है देखिए वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत लिखिए एवं इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। आप लोग खुद देख लीजिए, कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्या मानना होगा, अपवर्तन की व्याख्या करना है तो आपको ये पता है कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और एक चीज याद रखना चाहिए कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसमें सबसे पहले चीज प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि वह कौन सा प्रकाश का गुण है जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी नहीं बदलता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति यही एक ऐसा गुण है प्रकाश का जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी नहीं बदलती। ये आपसे एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पर केवल एक मात्र गुण प्रकाश तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती है। अब चलिए हम लोग अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए कुछ पॉइंट मान लेते हैं। जैसा कि परावर्तन में माने थे तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना एक अपवर्तक पृष्ठ, उस बार परावर्तक माने थे, इस बार क्या मानेंगे, अपवर्तक पृष्ठ जेड डैश है। इस पर एक तिरछा तरंगाग्र AB आपतित हो रहा है। एक तिरछा तरंगाग्र क्या करता है, AB आपतित होता है। आपको क्या मानना होगा कि माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक का मतलब कि प्रकाश यहां से इस पार आ सकता है। परावर्तन में माने थे परावर्तक पृष्ठ, उसके बाद प्रकाश टकरा कर जा रहा था। यहां क्या होगा कि यहां से प्रकाश इधर चला आएगा। तो आपको ये मानना है कि माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों की सीमा का पृष्ठ है। दो माध्यमों की सीमा का पृष्ठ यानी ऊपर का विरल हो सकता है नीचे का सघन, या ऊपर का सघन नीचे का विरल हो सकता है। और क्रमशः याद रखिएगा कि ऊपर का जो माध्यम है इसमें प्रकाश की जो चाल है वो v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है। एक तिरछा तरंगाग्र आपतित करेंगे इसी अपवर्तक पृष्ठ AB पर। क्या करेंगे कि मान लेंगे कि पहले माध्यम में एक तरंगाग्र तिरछा, एक तरंगाग्र जो है वो तिरछा आपतित होता है इस पर, ऐसे ये यहां से ऐसा कोई तरंगाग्र क्या होता है, आपतित होता है। एक आपतित प्रकाश किरण है और आप सबको पता है कि जो आपतित प्रकाश किरण होती है उसके अभिलंबवत तरंगाग्र निकलता है। तो एक तिरछा तरंगाग्र AB आपतित होता है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर अभिलंब खींच दें, यहां पर अगर अभिलंब खींचें तो आप लोग बताइए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपतन कोण I कहते हैं। ये क्लियर हुआ, ये क्या हो गया, I हो गया। अभिलंब खींचें तो आप एक चीज आप मानकर चलिए हम मान लेते हैं कि ये वाला जो माध्यम है वो विरल है और ये वाला माध्यम सघन है, जिसे क्रमशः हम लोग N1 और N2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये मान लेते हैं कि ये जो ऊपर का माध्यम है वो विरल है और नीचे का माध्यम विरल की अपेक्षा सघन है। तो आप सबको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, ये ऐसे।
मान लीजिए ये प्रकाश किरण ऐसे झुकती हुई निकली और यहां से इसे निकल गई। चित्र समझ में आ गया या नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए। चित्र समझ में आया। अब ये तिरछा तरंगाग्र AB जो है ये v1 वेग से पहले माध्यम में चल रहा है और v2 वेग से दूसरे माध्यम में। जब तरंगाग्र का बिंदु A अपवर्तक पृष्ठ यानी कि अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है तो उस समय मान लीजिए कि समय t बराबर 0 हुआ था और आपको पता है कि t सेकंड बाद जब ये तरंगाग्र B यहां पर पहुंचेगा तो ये वाला भाग कुछ आगे निकल चुका होगा। समझ में आ रहा है कि ये तिरछा आपतित हो रहा है, ऐसे आ रहा था, पहले A पहुंचा, उसके बाद A आगे की ओर निकला, B यहां पहुंचा तो A यहां कहीं रहा होगा। माना ZZ डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो भिन्न माध्यमों का या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो दो भिन्न माध्यमों को पृथक करता है। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि ऊपर का जो माध्यम लिया गया वो विरल है जिसमें प्रकाश की चाल v1 तथा नीचे का माध्यम v2 प्रकाश की चाल v2 और माध्यम कैसा लिया गया है, सघन लिया गया है। तो आप बता दीजिएगा कि t बराबर 0 समय पर यह अपवर्तक पृष्ठ z डैश के बिंदु A को या z अपवर्तक पृष्ठ के या अपवर्तक पृष्ठ z डैश के बिंदु A पर आपतित होता है। कौन आपतित होता है? ये तरंगाग्र कहां पर आपतित होता है? z डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है तथा तरंगाग्र के बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है? t सेकंड का समय लग जाता है। ये क्लियर है? ये t बराबर 0 पर A आपतित हुआ और t सेकंड बाद ये यहां पर आकर पहुंचा, यानी कि t सेकंड का समय लगा उसको यहां से यहां तक पहुंचने में, तो यही t सेकंड समय यहां भी बीतेगा। तो बताइए चित्र आपके समझ में आ गया या नहीं? समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए क्या क्या समझाया गया कि मान लीजिए एक क्या है अपवर्तक पृष्ठ z डैश है जिस पर एक तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। मान लीजिए कि तरंगाग्र का बिंदु A या तरंगाग्र का पहला सिरा z डैश के बिंदु A पर t बराबर 0 सेकंड में पहुंचता है तथा तरंगाग्र का जो B सिरा है वो t सेकंड बाद A डैश पर पहुंचता है। और जब तक ये यहां पहुंचता है तो आप बता देंगे कि ये कुछ इस प्रकार से यहां वाला सिरा यहां पर आ चुका होगा जिसका हम लोग नाम दे देंगे B डैश। क्लियर हुआ या नहीं बताइए? ये क्लियर हुआ कि यही समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा था जितने समय में ये मान लीजिए दूसरा माध्यम था। आपने बताया था कि दूसरे माध्यम में v2 वेग से तरंग चल रही है, तो दूसरे माध्यम में ये वाला जो t समय में जब तक ये तरंगाग्र B से A डैश तक आता है तब तक ये वाला सिरा A से B डैश तक पहुंच चुका होता है। यहाँ पर देखिए आपने अभिलंब बनाया था, ये वाला अभिलंब ध्यान दीजिए ये I था। अगर ये I था तो ये वाला कितना रहा होगा हमें बताइए? 90 माइनस I, क्योंकि देखिए ये 90 अंश का कोण बना है तो ये वाला कितना रहा होगा? 90 माइनस I, और ये 90 माइनस I है तो ये वाला कितना रहा होगा? फिर ये वाला I रहा होगा। क्लियर हुआ या नहीं बता दीजिए। ऐसे ही आप क्या करेंगे, बताएंगे कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला, ये इसी प्रकार से। अब आप समझिए ये इस प्रकार से इस प्रकार क्यों बना दिए, तो आपको पता है कि ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और यहाँ पर अभिलंब बना देंगे तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आप यहाँ पर ऐसे अभिलंब मान लीजिए हम डाल देते हैं, ये हो गया R, तो ये हो जाएगा 90 माइनस R, और ये 90 माइनस R हुआ तो ये वाला फिर से कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो कोण बना है ये दोनों कितना है? ये दोनों कोण 90 अंश का है। तो हमें एक चीज आप बताइए, क्या यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जो BA डैश है वो V1 के बराबर है? यानी कि BA डैश दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। V1 चाल से चल रही है, t सेकंड लग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि A डैश B बराबर V1 t। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि BA डैश बराबर V1 t
तथा ए बी डैश बराबर v2t। t बराबर ही क्यों रखे? क्योंकि ये वाला यहां तक जितने समय में पहुंचेगा ये वाला यहां पर उतने ही समय में पहुंचेगा, इसलिए हमने कर दिया कि बी ए डैश बराबर v1t और ए बी डैश बराबर v2t हो जाएगा। v2t हो जाएगा। ये क्लियर है या नहीं? और हमें एक चीज और आप ये हमें बताइए कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर है, अर्थात आप कह सकते हैं कि बी ए डैश बराबर ए बी डैश। बी ए डैश बराबर ए बी डैश है या नहीं बताइए? बी ए डैश बराबर ए बी डैश कह सकते हैं, क्योंकि देखिए चाल गुणे समय, या आप अभी इसको मत रखिए, इसको आप रहने दीजिए। इतना चीज समझ में आया है या नहीं आपके? अगर ये क्लियर हो गया है तो हम लोग अब त्रिभुज लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है। एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है ऊपर और एक त्रिभुज नीचे की ओर दिख रहा है। तो हम लोग वही त्रिभुज दोनों क्या करते हैं, ले लेते हैं। और आपको पता है कि अपवर्तक पृष्ठ के नीचे की ओर ये तरंगाग्र आया, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे अपवर्तित तरंगाग्र, और ये वाला आपतित तरंगाग्र है। चलिए हम लोग त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन सा? ए बी ए डैश में अगर हम लोग निकालें साइन आई बराबर, तो ये आई है, ये 90 अंश है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज को सीधा करें तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसको लंब कहते हैं। तो लंब यहां पर कितना है? बी ए डैश बटे कर्ण ये वाला ए डैश, और बी ए डैश बराबर कितना है? तो v1t बटे ए डैश, समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर निकालेंगे। साइन आर बराबर, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ए बी डैश बटे ए डैश, और ए बी डैश किसके बराबर है? तो v2t बटे ए डैश, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में भाग दे देते हैं। यहां पर देखिए समीकरण नंबर 1 भागे समीकरण नंबर 2 भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर, नीचे आपको दिख रहा है या नहीं बताइए? v1t बटे ए डैश बटे v2t बटे ए डैश। तो ये ए डैश से ए डैश कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, बचेगा आपका कितना बच जाएगा बताइए? ए इसके नीचे ये है, ये इसके नीचे है। इसका कहने का मतलब है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2। साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 बराबर क्या होता है? नियतांक आ जाता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 और बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। ये चीज समझ में आया कि नहीं? और यही स्नेल के अपवर्तन का नियम भी था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम प्रस्तुत किया गया, उसमें यहाँ पर स्नेल ने सिर्फ बताया था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, लेकिन जब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर यह नियम प्रस्तुत किया गया तो वहां पर v1 बटे v2 भी प्राप्त हुआ। v1 बटे v2 मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात भी एक क्या होता है? नियतांक होता है। यह भी पाया गया, जिसे हम लोग क्रमशः क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस चीज को 1n2 को क्या बोला जाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1n2 बराबर v1 बटे v2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक और v1 बटे v2 बराबर नियतांक,
नियतांक को क्या बोला जाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि 1n2 बराबर, ये नियतांक है, नियतांक को 1n2 बोलेंगे, और v1 मतलब माध्यम एक में, मीडियम एक में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे मीडियम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। क्लियर? बताइए इतना चीज समझ में आ गया या नहीं? एक बार नोट कर लीजिए, नीचे सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए यहां पर एक बार फिर से कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। यहां समीकरण 1 भाग्य समीकरण 2 यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या करना है? तो v1t बटे ए डैश बटे v2t बटे ए डैश, ये इससे कट जाएगा, t से t कटेगा, बचेगा कितना? साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2। साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2, और इसी के बराबर हम लोग क्या कहते हैं कि यही किसके बराबर आता है? नियतांक के बराबर। और नियतांक को क्या बोला जाता है? 1n2 बराबर v1 बटे v2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष प्रकाश की चाल, या फिर निर्वात के सापेक्ष माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग बोलते हैं 1n2 बराबर c बाई v, c बाई v, क्योंकि प्रकाश की चाल को हम लोग क्या लिखते हैं? c से प्रदर्शित करते हैं। और निर्वात के सापेक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो n बराबर बोलते हैं c बाई w कर दें, वाटर में प्रकाश की चाल हो जाएगी, m करेंगे तो मीडियम हो जाएगा। और अगर हम लोग पानी ले लेते हैं, पहले मान लीजिए निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? NW कहेंगे। NW निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक NW होता है। तो पहले निर्वात में प्रकाश की चाल, उसके बाद जल में प्रकाश की चाल। देखिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में, तो पहला क्या है? निर्वात है। निर्वात को हम लोग वैसे बेसिकली C मान लेते हैं, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल A मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताएंगे? ANW बराबर हो जाएगा पहले वायु में प्रकाश की चाल, फिर जल में प्रकाश की चाल, फिर जल में प्रकाश की चाल। अगर हम लोग वायु में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करें और जल में प्रकाश की चाल को V से प्रदर्शित करें, तो आप कहेंगे कि जो n बराबर होगा वो हो जाएगा c बाई v, n बराबर c बाई v हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इस पर अभी आपको सवाल मिलने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं v बराबर c बाई n। इसी चीज को v बराबर c बाई n भी कह सकते हैं। यहां एक चीज आप देखिए कि जो n है, जो आपका एक चीज आप ये समझिए कि अगर n का मान 1 से अधिक आता है, 1 से अधिक आएगा, n का मान 1 से बड़ा आ जाए, तो 1 से बड़ा आने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होगा? कि v क्या हो जाएगा? v छोटा होगा इससे, तभी 1 से बड़ा आएगा। यानी कि n का मान अगर 1 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि v वाला c से छोटा रहा होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि v जो छोटा था किस चीज से? v छोटा था किससे? c से, तभी n का मान 1 से अधिक आएगा, और 1 से अधिक होता है। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, बताइए समझ में आया या नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर v का मान छोटा है, यानी कि n का मान 1 से बड़ा है, तो v छोटा होगा c से, अतः अर्थात जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स के बारे में, इसी चीज के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बगल में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ इसी चीज के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि जो नियम हमें प्रस्तुत किए गए थे वो किन वैज्ञानिकों द्वारा किस प्रकार से प्रस्तुत किए गए, और जो नियम इसने हाइगेंस में फेल हुए, यानी हाइगेंस के सिद्धांत में जो नियम नहीं लागू हो पाए, उनको कौन से वैज्ञानिक ने किस प्रकार से लागू किया। देखिए तरंग सिद्धांत द्वारा प्राप्त निष्कर्ष से फोको के प्रयोग द्वारा ये चीज सत्य पाया गया था। जो आपको अभी बता रहे हैं, ये तरंग सिद्धांत का निष्कर्ष किस वैज्ञानिक ने दिया था? फोको नामक वैज्ञानिक ने। और 1801
एक ईस्वी में यंग नामक एक वैज्ञानिक आते हैं, वो प्रकाश के कौन सी घटना व्यतिकरण पर प्रयोग करते हैं और उनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की। आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं कि व्यतिकरण की व्याख्या सन 1801 ईस्वी में यंग ने किया था। आगे आपको मिलेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसके बाद फ्रेजनल आते हैं। फ्रेजनल ने क्या किया था, इनके बाद फ्रेजनल ने यह मानकर तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं पर चलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं का व्यतिकरण प्राप्त किया था। और हाइगेंस ने तरंग को अनुदैर्ध्य माना था। कैसा माना था? अनुदैर्ध्य। इसलिए हाइगेंस किस चीज की व्याख्या नहीं कर सके? ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सके। उसके बाद फिर ये कौन से वैज्ञानिक आते हैं? फ्रेजनल ने प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानकर, फ्रेजनल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानकर बाद में फिर किसकी व्याख्या की थी? ध्रुवण की व्याख्या की थी। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अब प्रकाशीय पथ के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाशीय पथ क्या होता है? वैसे तो साधारण भाषा में कहा जाता है कि प्रकाश जिस रास्ते से गुजरे उसे किरण कहेंगे, और प्रकाशीय पथ उसी से मिलता जुलता है। आप बताएंगे कि यदि कोई भी प्रकाश किरण एक ऐसे माध्यम में, कोई भी एक माध्यम है जिसमें कोई प्रकाश किरण d दूरी तय करती है, किस वेग से? v वेग से d दूरी तय करती है। आप बताएंगे यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो। d दूरी तय करेगी और निर्वात के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक n होगा, तो वो प्रकाश किरण nd दूरी भी तय कर लेगी। चलिए लिखते हैं हम लोग, यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे, यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका अपवर्तनांक, जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। क्या बताया गया कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तब गुणन nd प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। तब गुणन nd यानी कि अपवर्तनांक और d दूरी का गुणन nd प्रकाश द्वारा तय किया गया, प्रकाश द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। प्रकाशीय पथ कहलाता है। क्लियर हुआ कि कोई भी एक ऐसी प्रकाश किरण है जो d दूरी तय करती है और एक ऐसे माध्यम वाले अपवर्तनांक में जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तो इन्हीं दोनों के गुणन को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हीं दोनों के गुणन को हम लोग प्रकाशीय पथ बोलेंगे। मान लीजिए n अपवर्तनांक वाले पदार्थ में कोई भी प्रकाश किरण d दूरी तय करती है, तो प्रकाशीय पथ आप बताएंगे तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाशीय पथ होगा वो v बराबर c/n हो जाएगा। चलिए इधर से हम लोग सीखते हैं। ये समझ में आया या नहीं? प्रकाशीय पथ की परिभाषा कि कोई भी प्रकाश किरण है जो किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करती है जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तब गुणन nd को प्रकाश का या फिर गुणन nd को द्वारा तय किया गया जो पथ होगा उसे ही बोला जाएगा प्रकाशीय पथ। माना कि n अपवर्तनांक वाले माध्यम में एक किरण की चाल v है। माना कि n अपवर्तनांक वाले माध्यम में, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में एक प्रकाश किरण की चाल v है। n अपवर्तनांक वाला एक माध्यम है जिसमें प्रकाश किरण की चाल कितना है? v है। तब तरंग सिद्धांत के अनुसार
तरंग सिद्धांत के अनुसार आपको पता है कि यहां पर आपने लिया है या अपवर्तनांक यानी निर्वात के सापेक्ष कोई अपवर्तनांक लिया गया है तो v बराबर c बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तरंग सिद्धांत के अनुसार v बराबर c बाई n हो जाएगा। क्लियर है इतना या नहीं बताइए। जहां c निर्वात में प्रकाश की चाल है, जहां c निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, जहां c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। इस माध्यम में d दूरी तय करने में प्रकाश किरण द्वारा लिया गया समय, इस माध्यम में d दूरी तय करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय। समय बराबर क्या होता है बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय पता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा ऐसे समझिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। हो जाएगा या नहीं बताइए। दूरी बटे चाल, तो आप समय t बराबर कह सकते हैं दूरी d तय करता है चाल किससे, v वेग से या v चाल से। क्लियर है। इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो t बराबर d बटे v के स्थान पर c बाई n, और n ऊपर चला जाएगा तो t बराबर n d बाई c हो जाएगा। यानी कि जो तरंग है उसके द्वारा d दूरी तय करने में लिया गया समय t बराबर n d बाई c हो जाएगा। चाल v बराबर c बाई n हो जाएगी। ये क्लियर है। और इतने ही समय में प्रकाश किरण द्वारा तय की गई दूरी, और इतने ही समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। टी का यहां से मान रख दीजिए c गुणे एन डी बाई सी, ये कट गया, एन डी आ गया। कितना आ गया, एन डी। प्रूफ हो गया या नहीं बताइए। एन डी आ गया और एन डी ही हमें लाना था। यहां पर देखिए बताया गया ना कि गुणन एन डी द्वारा कोई प्रकाश द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहते हैं। नोट कर लीजिए, हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मिटा दिया जाए। चलिए हम मिटा रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हेडिंग लिखिए, आप लोग लिखिए और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करिए तेजी से। सभी ग्रुप में शेयर करिए, जितने भी ग्रुप है आपके पास। जरूरी नहीं है क्लास का ये ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, कहीं पर भी आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव, तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का एक ऐसा गुण है जो बदलता नहीं है। कमेंट करिए, ऐसा कौन सा गुण है जो बदलता नहीं है।
पता है क्या नहीं बदलता? आवृत्ति। तो आप यहां बताएंगे प्रकाश का एकमात्र ऐसा गुण जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी नहीं बदलता, वो आवृत्ति है, परंतु उसकी चाल और इस कारण उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। याद रखिएगा कि अगर चाल बदलेगी तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी। यदि आप मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल या जल में प्रकाश की चाल v हो तो तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगी? तरंग दैर्घ्य लेमडा डब्लू। चलिए लिखते हैं। माना जल में प्रकाश की चाल कितना? जल में प्रकाश की चाल v तथा तरंग दैर्घ्य लेमडा डब्लू पहचान में आना चाहिए, क्योंकि तरंग दैर्घ्य को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और डब्लू का मतलब हो गया वाटर। तो आप बताइए v बराबर क्या हो जाएगा? ये प्रकाश की चाल है और आवृत्ति हो जाएगी। v को हम थोड़ा अलग तरीके से अब प्रदर्शित करेंगे और ये आवृत्ति है कुछ इस प्रकार से। आवृत्ति बराबर v लेमडा डब्लू। आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य हो। तब आप ये बता सकते हैं कि क्या एक चीज ऐसा गुण है जो नहीं बदलेगा? एक ऐसा गुण जो नहीं बदलेगा। और क्या नहीं बदलेगा आपसे पूछा जाए तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, परंतु चाल और इसके कारण क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। यदि प्रकाश की चाल v हो तो आप बताएंगे चाल v बराबर आवृत्ति और गुणे लेमडा डब्लू हो जाएगा। चाल v हम कैपिटल से लिख रहे हैं, आवृत्ति को स्मॉल से लिख रहे हैं। याद रखिएगा कि v बराबर कैपिटल V है, ये लेमडा v ये वाला है आवृत्ति और लेमडा डब्लू हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है, सबको पता है, तो तरंग दैर्घ्य लेमडा हो जाएगी। यदि या ऐसे लिख लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल c, प्रकाश की चाल c तथा तरंग दैर्घ्य लेमडा हो तो v बराबर c लेमडा। v बराबर प्रकाश की चाल यहां से लिखते हैं, c बराबर लिखते हैं। c बराबर आवृत्ति तो बदलेगी नहीं, आवृत्ति तो क्या होगी? बदलेगी नहीं, अर्थात v और लेमडा अपने स्थान पर आ गया। इनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। एक काम कर दीजिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण 1। भाग करेंगे तो ये हो जाएगा c बराबर v लेमडा बटे c बटे v और यहां पर फिर से v और लेमडा डब्लू। ये आवृत्ति से आवृत्ति कट गया और ये बचा c बाई वी। c बाई वी इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया हूं कि c बाई वी बराबर होता है n बराबर लेमडा बटे लेमडा डब्लू। c बाई वी आप लोगों ने पढ़ा है n के बराबर होता है और ये आ गया लेमडा बाई लेमडा डब्लू। लेमडा क्या है? निर्वात में तरंग दैर्घ्य और लेमडा डब्लू क्या है? जल में तरंग दैर्घ्य। तो अब क्या करें, इसी चीज को अगर हमें जल में तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है तो लेमडा डब्लू बराबर निर्वात बटे n। ये हो गया। n का मतलब माध्यम का अपवर्तनांक होगा और अगर n का मान 1 से बड़ा हो जाए, n का जो मान है वो क्या हो जाए? 1 से बड़ा, तो तरंग दैर्घ्य घट जाती है। यदि n इज ग्रेटर देन 1 तो तरंग दैर्घ्य घट जाती है। इस प्रकार ये चैप्टर आपका छोटा सा चैप्टर था कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं और 12 छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, सभी न्यूमेरिकल्स को हल कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, न्यूमेरिकल लगा लें।
चलिए अब हम लोग सवालों पर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सवाल नंबर 1 देखिए, 12 सवालें हैं, छोटी छोटी सवालें, हम लोग जल्दी से इनको हल कर लेते हैं। आप लोग सेशन में जुड़े रहिएगा, सभी लोग, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन में जुड़े रहिएगा। हम लोग सभी सवालों को जल्दी हल कर लेते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि छोटी छोटी सवालें हैं, सवालों में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि क्वेश्चन आपको यहां शो हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है वायु में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन नंबर 1 v बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा कह रहा है कि यदि कांच का अपवर्तनांक यानी n बराबर 1.5 हो तो फिर कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यदि वायु में प्रकाश की चाल v बराबर इतना दिया हो, या फिर आप कह सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल, तो v बराबर आपने क्या पढ़ा है, c/n पढ़ रखा है, c बराबर v/n, v बराबर c/n आपने पढ़ा है। तो चलिए c का मान कितना है, 3 × 10⁸ और n का मान 1.5। और अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ 10 से गुणा कर दें और यहाँ 10 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁸ बटे 15, और 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। पहले का आंसर आपका क्लियर हुआ या नहीं बताइए। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नोट करिए दूसरा प्रश्न देखिए, समझ में आ गया या नहीं बताइए। अभी आपको फार्मूला बताए थे, छोटी छोटी सवालें, 2-3 फार्मूले थे बस। पहला क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा आपको कह रहा है, ध्यान दीजिए, दूसरे प्रश्न में हीरे का अपवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूसरे में कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक n बराबर 2 दिया गया है, और हीरे में प्रकाश की चाल आपसे पूछा है। तो हीरे में प्रकाश की चाल v बराबर, निर्वात के सापेक्ष पूछा या वायु के सापेक्ष, तो v बराबर c/n होता है। कितना होता है बताइए जल्दी से, 3 × 2, ये 3 × 10⁸, c का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁸, और n कितना दिया है 2, भाग दे दीजिए, ये 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। बताइए समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अब तीसरे पर चलते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा आपको कह रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो फार्मूला लगा दीजिए। आपसे पूछ रहा है अपवर्तनांक, जानते हैं फार्मूला होता है v बराबर c/n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, c/v। c का मान 3 × 10⁸, ये लिख सकते हैं 3 × 10⁸, और v का मान 2.3 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ये बचेगा आपका 30/23, और 23 से जब 30 में भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 1.3। अपवर्तनांक हो गया 1.3, उस पदार्थ का अपवर्तनांक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए समझ में आया या नहीं। चौथे पर चला जाए। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं बस। चौथे पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। यानी निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो दिया गया है वो है 3/2, और निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। तो कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी को बोले दिया है 3/2, और निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए क्रमशः जल में तथा कांच में प्रकाश की चालों का अनुपात क्या होगा।
तो एक फार्मूला जानते हैं V1 बटे V2 बराबर 1n2 होता है, और इस चीज को हम कहते हैं n2 बटे n1, n2 बटे n1। तो V1 बटे V2 बराबर n2 बटे n1, n2 मतलब दूसरा कौन सा लिया गया है, वाटर, और पहला कौन सा लिया गया है, ग्लास लिया गया है। तो V1 बटे V2 बराबर हम कह सकते हैं NW अपान NG, NW अपान NG। रख दिया जाए दोनों का मान, NW कितना है 4 बटे 3 और NG कितना है तो 3 बटे 2। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, यानी कि 8 बटे 9, और अनुपात आपसे पूछा है तो बता दीजिएगा 8 अनुपात 9 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 9। समझ में आया या नहीं बताइए। हमें लगता है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग क्या करिएगा, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते हुए जरूर चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। यदि जल में कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG बराबर 1.125। फिर कह रहा है यदि कांच में प्रकाश की चाल यानी कि VG बराबर दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। चलिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं V1 बटे V2 बराबर 1n2, जिसे हम कहते हैं n2/n1। ये आप देखिए यहां पहला माध्यम कौन सा लिया गया है, आपको कह रहा है यदि ग्लास में प्रकाश की चाल कुछ दिया गया है तो जल में प्रकाश की चाल बताइए। चलिए हम मानते हैं कि हमें ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला दिया है बराबर n2 मतलब दूसरा माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि आप कह सकते हैं VW बटे VG बराबर NG बटे NW, NG बटे NW, यानी दूसरा आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा। मान रख दें, चलिए मान रखते हैं NG बटे NW को ही हम लोग क्या बोलते हैं WNG, तो VW बटे VG बराबर हो जाएगा WNG। VW आपको ज्ञात करना है, VG का मान कितना दिया गया है 2 × 10⁸, WNG का मान है 1.125। इसको इधर ले जाइए तो VW बराबर 1.125 × 2 × 10⁸। हल करते हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 अंक पर दशमलव तो यहां पर लगा दिए × 10⁸। हम कह सकते हैं VW बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्लियर है या नहीं बताइए। प्रश्न नंबर 5 क्लियर हुआ। आगे बढ़ा जाए 6वें प्रश्न पर। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रश्न नंबर 6, 5 समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, 6वां देखते हैं। 6वां आपको क्या कह रहा है। 7 प्रश्न और बचे हैं छोटे छोटे। 6 प्रश्न कह रहा है 2 पारदर्शी माध्यम A व B की पट्टियों की मोटाई का अनुपात 6:4 है। और फिर कह रहा है यदि दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है तो A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक क्या है। 2 पारदर्शी माध्यमों A व B की पट्टियां, मान लीजिए हमारे पास 2 पारदर्शी माध्यम लिए गए हैं A व B। ये माध्यम A है, ये B है। मान लीजिए प्रकाश को पार करने में इसको t सेकंड का समय लगता है और इसमें भी प्रकाश को पार करने में कितने सेकंड का समय लगता है t, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में समान समय लगता है। चलिए अनुपात कितना दिया गया है तो हम मानते हैं ये वाला 6x है और ये वाला 4x है, क्योंकि अनुपात दिया गया है दोनों का कि 6:4 है।
अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए समान समय लगता है तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो समय ज्ञात करने का आपको एक फार्मूला बताएं, अभी आपको बताए थे कि T बराबर एन डी बाई सी बताया गया था या नहीं, और दोनों में समान समय लगता है तो इसके लिए भी हो जाएगा एन डी बाई सी। डी का मान कितना है तो n 6x बाई सी, ये t बराबर हो जाएगा, और ये वाला t n 4x बाई सी। ये समीकरण एक समीकरण दो आप तुलना कर दीजिए, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखिएगा तुलना करने पर n 6x बाई सी बराबर n 4x बाई सी, ये c से c कट जाएगा, बचेगा कितना, तो आपका क्या बच जाएगा, ये पहला वाला था इसलिए हम इसको लिख लेते हैं एन ए एन बी। दोनों में डिफरेंस करते हैं, एन ए और एन ए करते, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। तो एन ए 6x बराबर एन बी, ऐसे करिए एन ए 6x बराबर एन बी 4x, तो ऐसे कर लेते हैं कि एन ए बटे एन बी बराबर 4x बाई 6x, 4x बाई 6x, इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो एन ए रेशियो आपसे क्या पूछा था, हाँ अपवर्तनांक क्या क्या है, ए व बी के अपवर्तनांक क्या क्या है, तो आप बताएंगे एन ए बटे एन बी बराबर 2 बटे 3, अर्थात ए का अपवर्तनांक 2 है और बी का अपवर्तनांक कितना, देखिए कुछ इस प्रकार से करिए। इतना समझ में आ गया यहां तक या नहीं, यहां तक समझ में आ गया, तो हम लोग निकालते हैं एन ए या एन बी बटे एन ए। एन बी ऊपर है तो ये वाला देखिए कहां से, ये नीचे है, ये वाला इसके नीचे ला दिए यहां पर, तो ये बचा हुआ है कितना 6x, और ये वाला यहां आ जाएगा 4x, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो एन बी बटे एन ए बराबर 3 बटे 2, यानी कि एन बी बटे एन ए बराबर 1.5, जिसे हम कह सकते हैं बी एन ए बराबर या ए एन बी बराबर 1.5, ऐसे हो जाएगा। देखिए जैसे ए एन जी होता है तो हम लोग कहते हैं एन जी बटे एन ए, तो वैसे ही ये वाला लिखा है, इसका मतलब है कि ए एन बी बराबर 1.5 इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। नोट कर लीजिए और बताइए समझ में आया या नहीं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके समझ में आ गया। 7वें पर चला जाए, आसान क्वेश्चन था, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 7वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 7वां प्रश्न देखिए, 7 कह रहा है 1850 एंगस्ट्रॉन के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 1850 एंगस्ट्रॉन के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो एंगस्ट्रॉन मतलब तरंग दैर्घ्य दिया है कितना 1850 एंगस्ट्रॉन, इसको मीटर में अगर हम बदलना चाहें तो लिख सकते हैं 1850 गुणे 10 की घात -10 मीटर। आवृत्ति ज्ञात करना है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है आपको ये पता है कि यहां पर जो प्रकाश की चाल होगी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, v बराबर जो फ्रीक्वेंसी आपको आवृत्ति को हम लोग स्मॉल v से भी प्रदर्शित किए थे, तो आप लोग स्मॉल v ही रखिए कि स्मॉल v ज्ञात करना है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कैपिटल V बराबर स्मॉल v इंटू लेमडा, पढ़े थे या नहीं बताइए। स्मॉल v अगर आपको ज्ञात करना है तो आप बताएंगे कैपिटल V बटे लेमडा। कैपिटल V बराबर C होता है, कैपिटल V बराबर C होता है, तो यहां हो जाएगा C बाई लेमडा। C का मान कितना है तो 3 गुणे 10 की घात 8 होता है, और लेमडा का मान कितना है तो 1850 गुणे 10 की घात -10, ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 10 की घात 10 बटे 1850, और 3 गुणे 10 की घात 10 8 18 बटे 1850। और अब बारी आती है इसको हल करने की, तो हल करना आप सबका काम है, हम आपको बता दे रहे हैं कितना आने वाला है इसका आंसर। देखिए 3 जीरो इनको दीजिए एक, और यहां बच जाएगा 10 की घात 15 बटे 1850।
एक बार जाएगा दशमलव समथिंग में जाएगा तो हम कर देते हैं 62 इंटू 10⁵ हल करिएगा इतना आ जाएगा। आवृत्ति है तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्लियर हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना अकेले था। इतना हर्ट्ज इसका आंसर आ गया। ये प्रश्न नंबर 7 था। 8वें पर चला जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस छोटा चैप्टर था इसलिए दोनों साथ में हो जा रहा है, आप लोग थोड़ी देर और रुके रहिए बस। 8वां देखिए, कह रहा है किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है, इसी जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉन है। ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति तथा जल में प्रकाश की चाल। चलिए प्रश्न नंबर 8, सबसे पहले कह रहा है किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा ए का मतलब एयर दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉन। कितना दिया गया है? 6000 एंगस्ट्रॉन। और जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जिसे हम कहते हैं लेमडा डब्ल्यू बराबर दिया है 4500 एंगस्ट्रॉन। 4500 एंगस्ट्रॉन। आपको कह रहा है ज्ञात कीजिए कि प्रकाश की आवृत्ति सबसे पहले हमें ज्ञात करना है। नंबर 1 में आवृत्ति ज्ञात करना है कि आवृत्ति कितनी होगी। आवृत्ति कितनी होगी? तो जब आवृत्ति ज्ञात करना हो तो फार्मूला लगाइए कि आवृत्ति ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो कैपिटल V बराबर इस चाल कहते हैं स्मॉल v आवृत्ति गुणे लेमडा होता है। क्या हो जाता है? लेमडा। यहां से अगर हमें स्मॉल v चाहिए तो हो जाएगा कैपिटल V बटे लेमडा। कैपिटल V का मान कितना है? तो कैपिटल V का जो मान आपको दिया जाए वो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया गया है तो आप लिखेंगे कैपिटल V का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और इस वाले में लेमडा का मान कितना है? 6000 गुणे 10 की घात -10 आप कह सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं बताइए? और एक काम और कर सकते हैं कि 3 जीरो यहां से घटा दें। चलिए अगली लाइन में करेंगे। 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 6 गुणे 10 की घात ये -7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा यानी कि 3 बटे 6 गुणे 10 की घात 8 + 7 यानी आप कह सकते हैं 3 बटे 6 को 1 बटे 2 यानी 0.5 गुणे 10 की घात 15 या फिर 5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज हो जाएगा। ये आवृत्ति हो गई। इस वाले के लिए कितनी आ गई? 5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज की आवृत्ति आ गई है, या प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। और दूसरे में आपको क्या पूछा है कि आपसे पूछ लिया है कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में दूसरे पार्ट में आपसे पूछा था जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल V बराबर होता है आवृत्ति और लेमडा का गुणनफल। तो आवृत्ति तो बदलेगी नहीं। आवृत्ति कितना आई है? 5 गुणे 10 की घात 14। 5 गुणे 10 की घात 14 और ये वाला है 45 गुणे 10 की घात -8 हम लोग कह सकते हैं। 45 और 0 गुणे 10 की घात 10 होगा। 2 जीरो हटाकर इनका 10 की घात -8 कर दिए। चलिए गुणा करते हैं। 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 और गुणे 10 की घात 8 6 14 होता है तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। हम लोग कह सकते हैं 2.25 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? 2.25 गुणे 10 की घात 8। ऐसे देखिए कहीं पर कोई गलती हुई क्या? हाँ, यहां पर देखिए अगर 2 अंक इधर लाएंगे तो ये 2 जुड़ जाएगा। इधर अभी हम लोग अगर इधर जाते तब तो घटता, इधर आ रहे हैं इसलिए जुड़कर कितना हो जाएगा? 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया दूसरे वाले का आंसर। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? ये क्वेश्चन नंबर आपका था 8वां। बताइए समझ में आ गया? हमें लगता है आसान प्रश्न था, आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है? बताइए सेशन में मजा आ रहा है या नहीं? आगे बढ़ा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अगर मजा आ रहा है तो सेशन को एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर करिए और सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। 9वां देखिए, कह रहा है वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉन है। इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी उस कांच में तरंग दैर्घ्य क्या है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। भाग 3 के लिए आपसे कह रहा है भाग 1 व भाग 2 के परिणामी से कांच में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है,
सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया था वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी कि लिम्डा बराबर कितना 5890 एंगस्ट्रॉम दिया है। पहले पूछ लिया कि बताइए इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति बराबर आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक चीज लिखना चाहें कैपिटल बी जो चाल है तो स्मॉल बी और लिम्डा होता है स्मॉल बी बराबर कैपिटल बी बाई नंबर 9 में ये चीजें दिया है और आपको यहाँ पर पूछ लिया है कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बी का मान होता है 3 × 10⁸, लिम्डा दिया है 5890 × 10⁻−10। अब यहाँ हम ये कर सकते हैं कि 3/589 × 10⁸, यहाँ से एक जीरो दिए 10⁻−9 बचा, ऊपर गया तो 10⁻+9, ये 3/589 और गुणे 10⁻, ये कितना हो गया है प्लस में 9 हुआ है ऊपर जाने के बाद, और 9 8 ये बना 17, 3 जीरो इधर देते हैं तो 3000 × 10⁻14/589, और 3000 में 589 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.1, कितना आ जाएगा 5.1 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गया। आवृत्ति आ गई। दूसरा आपसे पूछा था कि बताइए दूसरा तरंग दैर्घ्य क्या होगी, इसकी उस कांच में तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो कांच में तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा है जिसमें अपवर्तनांक दिया गया है, तो लेमडा जी बराबर लेमडा/n होता है। लेमडा का मान कितना है, तो लेमडा का जो मान है ये देखिए दिया गया है 5890 बटे n क्या है, तो n अपवर्तनांक है 1.5। यहाँ हम करते हैं 58,900/15, भाग देंगे जब 58,900 में कितने से 15 से, तो ये आ जाएगा 3927 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया लेमडा जी। अब कह रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 के प्रयोग से एक तीसरा आपसे कह रहा है कि बताइए Vg यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो Vg बराबर आवृत्ति जो नहीं बदलेगी और लेमडा जी। आवृत्ति का मान कितना है, तो 5.1 × 10⁻14, और लेमडा जी का मान कितना आया है, तो 3927 × 10⁻−10, यानी 5.1 × 3927 × 10⁻, ये 14 में से 10 हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे तो ये बच जाएगा 4, इनका गुणा करेंगे तो 5.1 × 3927 करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए, ये तीसरा पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 9 का। बताइए 9वां प्रश्न समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। 10वां प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। एक वर्णीय प्रकाश किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है कि एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए तरंग दैर्घ्य जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसको कह सकते हैं 5 × 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। यहाँ 1000 लगा दीजिएगा। और उसके बाद फिर आपसे पूछा 1.5 के अपवर्तनांक में प्रवेश करती है, अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। और अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा, यानी कि माध्यम में तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी। तो लेमडा m बराबर होता है लेमडा/n। लेमडा का मान है 5 × 10⁻7 बटे 1.5। इसको ऐसे करते हैं 10 और 10 50 और गुणे 10⁻7 बटे 15, 15 3 45 दशमलव लगा 5 बचा, तो फिर 50 हो गया, 15 3 45 यानी 3.3333 गुणे 10⁻7, और ये क्या है तरंग दैर्घ्य है। तो इतना आ जाएगा आपका तरंग दैर्घ्य लेमडा m बराबर इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। देखिए ये इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। अगर हम लोग ना बदलना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि ऐसे समझ लीजिए कि ये बना 5 और ये 5000 हो गया और ये 10 की घात -10। ये इतना समझ में आया। 10 की घात -7 हो गया। अब इसको हम लोग बदल देते हैं, थोड़ा सा उधर ले जाते हैं, तो ये 3 अंक इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -10। ये वाला अभी मीटर में आ रहा था, नहीं ये वाला अभी वैसे था, इसको हम लोग क्या किए 10 की घात -10 कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। ये माध्यम में तरंग दैर्घ्य आ गई। तरंग दैर्घ्य कितना आ गई? माध्यम में तरंग दैर्घ्य आ गई 3 4 बार, उसके बाद 0.3 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लीजिए। 11वां प्रश्न देखिए, समझ में आया या नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो दिया गया वो है 4800 एंगस्ट्रॉम। और फिर कह रहा जल में इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, यानी लैम्डा डब्ल्यू ज्ञात करना है। इसका अपवर्तनांक दिया गया, यहाँ जल का अपवर्तनांक दिया गया n बराबर 4/3। हल किया जाए, लेमडा डब्ल्यू बराबर होता है लेमडा बटे n। लेमडा का मान है 4800 एंगस्ट्रॉम और बटे ये हो जाएगा 4 और ये 3। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1200 गुणे 3, 12 3 36, ये हो जाएगा 3600 और साथ ही साथ एंगस्ट्रॉम। लेमडा डब्ल्यू बराबर आ गया 3600 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, सवाल बड़ी नहीं है क्योंकि 2-3 फार्मूले थे, 2-3 फार्मूले पर कितनी सवालें बन सकती हैं। प्रश्न नंबर 12 और आज का आखिरी प्रश्न कह रहा 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश कितना समय लेगा। द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। तो चलिए, एक है 10 किलोमीटर लंबा, यानी कि d है, लंबाई कितना है 10 किलोमीटर दिया गया है और कह रहा द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश कितना समय लेगा। अपवर्तनांक n बराबर दिया है 4/3 है। फार्मूला बताए थे t बराबर nd अपान, आपको फार्मूला बताए थे nd अपान c। अभी पढ़ा रहे थे तो फार्मूला बताए थे nd अपान c। n का मान है 4/3, d का मान है 10 किलोमीटर और c कितना होता है पता है 3 गुणे 10 की घात 8। या फिर इसको हम मीटर में बदल लें और ये वाला कर दें, फिर 3 गुणे 10 की घात 8। कुछ कटेगा तो 4 दहम 40 बटे 3 त्रिक का 9 और गुणे 10 की घात ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -5 और 9 चौक 36, 4 बचा 40 हुआ, 4.44 गुणे 10 की घात -5 और समय t बराबर सेकंड का समय लेगा। 4.44 गुणे 10 की घात -5 सेकंड का समय लगेगा। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको बताए गए थे कि 2-3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बताइए था, इसके आधार पर प्रकाश के या तो परावर्तन की व्याख्या कीजिए या तो अपवर्तन की व्याख्या कीजिए और पूछा जरूर जाएगा। तैयार रखिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय।